आज हमारे साथ डॉक्टर पीएस भंडारी हैं जिनकी नाक खूबसूरत ही होती है वो और खूबसूरत बनवाना चाहते हैं। स्पेशली जो पिक्चर देख के आते हैं तो उसमें तो हीरोइन ही बदल जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब महिलाएं ज्यादा आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 1 महीने बाद ही कहते हैं कि बाल तो आएंगे। मुझे लगता है बालों की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है बच्चों को। रेस्टोरेशन ऑफ वर्जिनिटी पॉसिबल है? मतलब आपको ये सोच के आश्चर्य होगा कि हर क्लास के लोग आते हैं। कैसे किया जाता है ब्रेस्ट एनहांसमेंट प्रोसीजर? हो सकता है उसको चेंज करने की जरूरत पड़े। कई लोग तो फिर और बड़े डलवाने के लिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कुछ चीज अधूरा है। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। अब ये देखने वाले के नजरिए पर बहुत निर्भर करता है कि सामने वाला उसे कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, या हर इंसान अपनी इमेज को लेकर, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर कितना कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा बाजार खुला हुआ है, जहां वो जाकर अपनी मनचाही तस्वीर के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। और इस काम को करते हैं कॉस्मेटिक सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स, अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर पीएस भंडारी हैं। 35 साल से ज़्यादा लंबे समय से ये लोगों को खूबसूरत बना रहे हैं और उनकी उम्मीद के मुताबिक, संतुष्टि के हिसाब से उन्हें उनके रिजल्ट दे रहे हैं। डॉक्टर भंडारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कितनी बार ऐसा हुआ कि सामने वाला कॉस्मेटिक सर्जरी की उम्मीद से आया और जैसा सोच कर आया उसके बाद उसे लगा मैं उससे भी बेहतर हो गया या हो गई? कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम उनको रियलिटी बताना चाहते हैं। कई बार पेशेंट्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और स्पेशली जो पिक्चर देख के आते हैं तो उसमें तो हीरोइन ही बदल जाती है। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम जैसे राइनोप्लास्टी के पेशेंट आते हैं जिनकी नाक खूबसूरत ही होती है वो और खूबसूरत बनवाना चाहते हैं। तो मैं हमको हमेशा कहता हूँ कि आपके यू गेट 9 आउट ऑफ 10। अब 9.9 लाना 9.5 से थोड़ा मुश्किल काम होता है, पर अधिकतर पेशेंट्स हमारे पास में ऐसे आते हैं जिसमें जब हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो हमारे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें कर क्या रहे हैं। तो अच्छा, चलिए, एक अगर हम मोटा मोटा अजम्पशन में आपसे पूछूं कि कितने कॉस्मेटिक रीजन से ऐसे कितने पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी 10 में से 9 नंबर्स पर होते हैं और आपको उन्हें 9.5 या 9.9 देने होते हैं? अधिकतर पेशेंट हमारे ऐसे ही आते हैं जिनको हम रियल कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब ही है फ्रॉम नॉर्मल टू परफेक्शन। मतलब वो नॉर्मल ही है और वो परफेक्ट होना चाहते हैं, उसी को हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स तो नॉर्मल ही होते हैं, सुंदर ही होते हैं, वो और सुंदर होना चाहते हैं। आप उनसे, आई एम श्योर उससे पहले बहुत डिटेल डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों को लेकर। किसकी नज़र में खूबसूरती ढूंढ रहे होते हैं? खुद की नज़र में, सोशल एक्सेप्टेंस, या कोई एक शादी के आसपास कोई ऐसी पर्टिकुलर डिमांड होती है? मैं हमेशा मैं इनको पेशेंट्स नहीं कहता, मैं इनको कैंडिडेट्स कहता हूँ जी, क्योंकि वो पेशेंट्स तो है ही नहीं। अगर उनको उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि उस पेशेंट्स को हमने लेना है कि नहीं लेना, कैंडिडेट को लेना है कि नहीं लेना। अगर पेशेंट को या कैंडिडेट्स को खुद लगता है, अगर उनको खुद लगता है कि मेरी नाक में कोई परेशानी है या मेरे आईलिड्स में कोई परेशानी है, तब हमसे डिटेल डिस्कशन करते हैं जी। लेकिन अगर उसके हस्बैंड ने कहा है या वाइफ ने कहा है तो थोड़ा हमको परेशानी होती है, क्योंकि उनको खुश करने के लिए तो फिर वो खुश होंगे कि नहीं। पेशेंट या कैंडिडेट्स को खुद अगर परेशानी है तो हमारे लिए अच्छे कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई ज़्यादा होते हैं। जो फ्रेंड्स के कहने से या पीयर की कहने से कहते हैं उसमें हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो वी गेट दिस साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑल्सो कि उनको देखा जाए कि हायर सेंटर्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ऐसे भी लोग आते हैं जो कि फिट कैंडिडेट नहीं होते, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद फिर वो अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको परेशान करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे पेशेंट्स को कई बार काउंसिल आप करते होंगे, अपने हिसाब से सेटिस्फाई करके वापस भी भेज पाते हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है? मैं कम से कम 3 बार उनसे डिस्कशन करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, और उसके बाद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो इट्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए, कि वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो हमारे रेड फ्लैग होता है कि इन पेशेंट्स को नहीं लेना। नाम है प्लास्टिक सर्जरी, होता क्या है इसमें? प्लास्टिक यूज करते हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि हमारे बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें क्या प्लास्टिक लगाएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी एक लैटिन वर्ड है प्लास्टिकॉस, उसका मतलब होता है टू मोल्ड। तो हम शरीर के विभिन्न अंगों को मोल्ड करते हैं जो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं।
ये मोल्ड्स आते कहाँ से हैं? अब मोल्ड में, अब मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक सर्जरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉस्मेटिक सर्जरी और एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी को एस्थेटिक सर्जरी भी कहते हैं। उसका मतलब है कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, उसको आप और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये तो हो गया कॉस्मेटिक सर्जरी। आपकी नाक ठीक है, थोड़ी सी टिप मोटी है, लेकिन वो नॉर्मल कही जाएगी। आप उसको शार्प चाहते हैं, आप नोज को शार्प बनवाना चाहते हैं, है नॉर्मल, अदरवाइज हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। लेकिन अगर नाक है ही नहीं, जन्म से ही नाक नहीं है, या कैंसर की वजह से उसको निकाल दिया गया है, या चोट लगने की वजह से डिफॉर्म हो गई, अब उसको हमने बनाना है, उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो दो भागों में डिवाइड हुआ, कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। फिर वही कि मोल्ड्स कहाँ से आएंगे? नहीं, मोल्ड हम शरीर के स्ट्रक्चर्स को ही मोल्ड करते हैं, कहीं से भी स्किन टिश्यू लेकर। अब जैसे अगर हमने सपोजिंग कहें कि कान बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है जी, तो कान के लिए हम रिब्स लेते हैं, पसलियां जो होती हैं 7, 8, 9 रिब्स लेते हैं, उनको मोल्ड करके कान का शेप देते हैं और कान बनाया जाता है। और जहां से पसलियां लेते हैं वहां पे कोई फर्क नहीं आता। अच्छा, वहां पे कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं रहनी चाहिए, एक्सेप्ट कि एक लाइन रहेगा, क्योंकि आपने इंसिजन दिया है, चीरा दिया, एक लाइन जरूर आएगा, निशान हल्का सा आएगा, लेकिन डिफॉर्मिटी चेस्ट में कोई नहीं रहनी चाहिए। तो एक डिक्टम है प्लास्टिक सर्जरी में, डोंट रॉब पीटर टू पे पॉल, यू कैन बोरो फ्रॉम द पीटर ओनली इफ यू अफोर्ड इट। मतलब हम जहां से भी टिश्यू लेंगे, जो हमारा शरीर का अंग है, वहां से लेके हम बनाएंगे। जैसे कैंसर में पूरा जबड़ा हमने निकाल दिया, तो अब हमने जबड़ा दोबारा बनाना है, तो पैर में दो हड्डियां होती हैं, एक बड़ी हड्डी होती है, एक छोटी होती है। तो छोटी हड्डी को हम स्पेयर कर सकते हैं, तो छोटी हड्डी जिसको हम फिबुला कहते हैं, उसको शेप दे करके लोअर जॉ बना देते हैं। अच्छा, तो लोअर जॉ बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए, क्योंकि उसमें दांत भी लगने होते हैं, लेकिन पैर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आनी चाहिए। तो यू कैन बोरो फ्रॉम द लेग, रॉब नहीं करना है, यू कैन ओनली बोरो, क्योंकि वो दे सकता है पैर, तो वहां कोई डिफॉर्मिटी। तो ये फर्स्ट डिक्टम प्लास्टिक सर्जरी का है कि जहां से भी टिश्यू लेंगे वहां कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। कान से टिश्यू लेते हैं तो डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि अगर यही हो जाएगा तो फिर पर्पस डिफीट हो जाता है। पर्पस डिफीट हो जाए। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ से कोई बोन ली और उसको कुछ और बनाया, ऐसे ही रिब्स ली और उसको कान बनाया, ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर को कोई तराशता है उसमें, और प्लास्टिक सर्जन में ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, मतलब हमारे उसमें सिर्फ फर्क ये है कि यू गेट ओनली वन चांस, राइट, यू डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ। हाँ, उसमें आपको दोबारा मौका नहीं मिलता जी। और संगमरमर में या जो कारपेंटर होता है वो तराशता है, अगर लकड़ी खराब होती है दोबारा ले सकता है, यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलता, वो बेजान चीजों में। जी हाँ, तो इसलिए हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर कम नहीं है ही नहीं, मार्जिन ऑफ एरर 0 है, तो 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जा सकता। मतलब लाइफ भी है और जो बना रहे हैं दोनों में किसी में कोई चांस नहीं ले सकते। कॉस्मेटिक सर्जरी में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड आप आजकल देख रहे हैं? आज की तारीख में जो देखता हूँ, एक तो राइनोप्लास्टी के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, मतलब जिनकी नाक सुंदर ही है और सुंदर बनाना चाहते हैं। एज थोड़ी सी बढ़ती तो आईज के नीचे थोड़ी सी बैगी आईलिड्स कहते हैं, वो आते हैं, उसके पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। उसके बाद आपने पिक्चरों में भी देखा, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। लाइपोसक्शन, जिसमें कि हम बॉडी को कंटूरिंग करते हैं, मशीन से फैट निकाल देते हैं, और एब्डोमिनोप्लास्टी के, तो बेसिकली राइनोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी, ब्रेस्ट वर्क, एब्डोमिनोप्लास्टी, लाइपोसक्शन, ये ज्यादा पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के। किस हद तक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में किस हद तक चीजों को ठीक करना बेहतर होता है? 10 से 20% कर पाते हैं, 30% कर पाते हैं, या पूरी तरह से कायाकल्प भी संभव होता है? देखिए, कई बारी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही, जैसे आप हिंदी में कह रहे हैं, कायाकल्प हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है बहुत बारी। अच्छा, क्योंकि अगर नाक बहुत मोटी है, स्किन बहुत थिक है, चौड़ी है, तो वो कई बारी तो बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन कई बारी कॉस्मेटिक सर्जरी में जो सुंदर ही होती हैं लड़की या लड़कियां, उनको मैं ये कहूँगा, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको तो 9.5 आउट ऑफ 10 है, अब 9.5 को 9.9 लाने में बहुत फर्क नहीं नजर आता, क्यों, तो सुंदर पहले से ही है। बिल्कुल, और सुंदर बनाने में भी थोड़ा फर्क होता है, लेकिन जिनको पहले ही 4 नंबर है, उनकी तो शक्ल बहुत बदल जाती है। घर वाले पहचानते हैं सब जाने के बाद? नहीं, कई बार ऐसा होता है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट था जिसके दोनों कान नहीं थे बचपन से। अच्छा, तो ऐसे हमने, लोग होते हैं? हाँ, उनको हम लोग बायलैटरल एनोटिया कहते हैं कि कान जन्म से ही नहीं है। अच्छा, तो उस पेशेंट के मैंने दोनों कान बनाए, बहुत अच्छे बने थे। तो वो कहते हैं, उसके फादर ने मेरे को बताया कि जब उसके दोनों कान बन गए तो वो दवाई लेने गए थे किसी मेडिकल शॉप में,
ही वाज स्टैंडिंग विद हिज फादर। तो उन्होंने पूछा आपका एक बेटा और भी था जिसके कान नहीं थे? उन्होंने कहा यही है वो जिसके दोनों कान नहीं थे। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पहचान नहीं पाए उसको कि इसके दोनों कान बन चुके हैं और ये कोई दूसरा ही इंसान है। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो इस तरह से कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, इस तरह से कॉस्मेटिक प्रोसीजर किए जाते हैं कि वो आपके शरीर का ही हिस्सा लगता है। वो ऐसा नहीं लगता है कि किसी ने सर्जरी करके उसे चिपका दिया है। ईयर रिकंस्ट्रक्शन जिसमें आपको महारत हासिल है सर, वो किन किन मामलों में ज़रूरत पड़ती है और क्या वो प्योरली कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं या मेडिकल रीजंस भी होते हैं? उसमें कॉस्मेटिक भी है। आप कॉस्मेटिक में जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों के कान थोड़े बाहर को निकले होते हैं, उनको प्रोमिनेंट ईयर कहते हैं, बैड ईयर्स भी कहते हैं। तो वो बहुत सारे लोग तो नॉर्मल ही लेते हैं उसको, वो भी करेक्ट किया जा सकता है, उसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं, कॉस्मेटिक करेक्शन ऑफ द ईयर कहते हैं जी। लेकिन काफी पेशेंट्स होते हैं जिनका जन्म से ही कान नहीं होता है या डिफॉर्म्ड होता है या किसी इंजरी की वजह से कान में चोट हो गई, लॉस हो गया बर्न की वजह से, तो पूरा कान दोबारा बनाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो हम पसली का आगे का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको हम कार्व कर सकते हैं। वो 18 साल तक ही मुलायम रहता है, उसके बाद फिर वो बोन बनने लगती है। अच्छा। तो इसका मतलब जब वो हार्ड हो जाएगा तो कार्व करना मुश्किल हो जाता है। तो जो आइडियल एज होती है वो 12-13 साल से लेकर 18 साल तक, लेकिन उसके बाद वाले भी पेशेंट आते हैं तो थोड़ी मुश्किलात के साथ में बना सकते हैं। पर आइडियल एज इज 13 to 18 ईयर्स, क्योंकि कार्टिलेज लेना होता है हमने, रिब्स लेनी होती है, जो आगे का पोर्शन कार्टिलेज कहते हैं वो लेना होता है। जो बहुत ओल्ड होते हैं पेशेंट जिनके कान बनाना है, तो एक मटेरियल मार्केट में मिलता है, उसको मेटपोर कहते हैं, बना बनाया मिलता है। अच्छा। उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो शरीर का अपना अंग है उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। तो आपका टिश्यू को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। जब भी आपको ग्राफ्ट या मोल्ड की जरूरत होती है प्लास्टिक सर्जन्स के लिए, प्रेफर्ड एरियाज कौन से होते हैं? प्रेफर्ड एरिया डिपेंड करता है क्या आपने करना है। जैसे नोज में हमने अगर कार्टिलेज लेना है, कार्टिलेज मीन सॉफ्ट बोन को कार्टिलेज कहते हैं, तो नाक के अंदर एक होता है सेप्टल कार्टिलेज, उससे ले सकते हैं, कान से ले सकते हैं, रिब से ले सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट लेना है तो थाई से ले सकते हैं, कान के पीछे। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्या चीज की जरूरत है, उस हिसाब से टिश्यूज लिए जाते हैं। फैट भी हम लोग ले सकते हैं, फैट भी एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। फैट चीक से निकाल भी सकते हैं, जो आजकल देखते हैं ऐसे करवा लेते हैं, तो बक्टल फैट भी निकलवाते हैं, या डाल भी सकते हैं फैट को, निकाल भी सकते हैं वो। मतलब सब चीजें का कॉम्बिनेशन। ओके। चेहरे की खूबसूरती सबसे पहले आते हैं, किस किस तरह की सर्जरीज चेहरे पर की जाती हैं? राइनोप्लास्टी एक आपने बताई नाक के लिए, ईयर रिकंस्ट्रक्शन की हमने बात की, लोग स्किन टाइटनिंग के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स करवाते हैं। अब फेस की खूबसूरती के लिए हम लोग बेसिकली इसको ना दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो नॉन सर्जिकल, दूसरा सर्जिकल। तो नॉन सर्जिकल में एक तो आपने बोटॉक्स सुना होगा, फिलर सुने होंगे। तो जब आप जो भी चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं उसके हिसाब से रिंकल्स पड़ते हैं। जैसे फोरहेड में रिंकल्स पड़ती हैं तो मसल्स एक्ट करती हैं, तो हम उसको पैरालाइज कर सकते हैं बोटॉक्स से। तो पार्शियली पैरालाइज करते हैं जिससे एक्शन भी रहे और रिंकल्स भी कम हो जाएं। और अगर रिंकल्स परमानेंट हैं, गड्ढा ही बना हुआ है उसमें, तो हम फिलर्स डालते हैं। फिलर से वो जो ग्रूव्स हैं इनको करेक्ट किया जाता है। फिर आजकल नॉन सर्जिकल या सर्जिकल के बीच के थ्रेड्स आ गए हैं, तो वो माइनर प्रोसीजर होता है, उसमें थ्रेड्स लगा देते हैं अंदर अंदर से। अच्छा। वो थ्रेड्स से स्किन को खींच लेते हैं ऊपर, तो वो हाफ एन आवर टू 1 आवर का प्रोसीजर होता है, जिसे कॉन्टूरिंग कहते हैं। कंटूर थ्रेड्स आते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो वो अंदर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, उसमें स्किन टाइटनिंग आप कर लेते हैं, परमानेंट थ्रेड्स होते हैं, तो दे विल लास्ट फॉर 6 to 8 years। बोटॉक्स और फिलर्स कितने समय तक? बोटॉक्स और फिलर्स विल लास्ट फॉर 4 months to 6 months। फिर उसे रिपीट कराना, फिर उसको रिपीट कराना पड़ेगा। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बकल फैट के लिए भी लोग आते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं? जो थोड़ा लोगों को जो चब्बी चीक्स जैसे होते हैं तो अंदर से वो फैट निकाल दिया जाता है, तो थोड़ा अंदर को चला जाता है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काफी कम हो गया, जैसे 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 आप देखेंगे एज बढ़ती है तो स्किन लूज हो जाती है, सैग करने लगती है, रिंकल्स होने लगते हैं और वॉल्यूम का भी लॉस होता है, मतलब फैट भी कम होने लगता है। तो जैसे एज बढ़ती है तो हम स्किन टाइटनिंग भी कर सकते हैं, फैट भी डाल सकते हैं, तो उससे भी रिजुविनेशन होता है। ये सर्जिकल प्रोसीजर, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। और उसके बाद मैंने बताया कि सर्जिकल प्रोसीजर फेस को, तो उसको फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसमें कि पूरा ऑपरेशन करके फेस को, स्किन को टाइटन किया जाता है। तो वो बड़ा ऑपरेशन है फेस लिफ्ट का। उसमें कई चीजें हम लोग मानते हैं कि फेस लिफ्ट में स्किन टाइटनिंग करना है, आईलिड्स का भी करना है, नोज का भी करना है,
तो बहुत सारी चीजें कंबाइन होती हैं। कैसे किया जाता है? अलग अलग प्रोसीजर्स करते हैं? कंबाइन भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। तो यूजली फेस लिफ्ट अलग करते हैं, फिर राइनोप्लास्टी और ब्लेफरोप्लास्टी, ये अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जी। एक बार ही कंबाइन करने में बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लिप फिलर्स भी बहुत ट्रेंड में है, उनकी भी कोई लिमिटेशन है? कितने समय तक वो टिकते हैं, रिपीट कराने पड़ते हैं? जो एरियाज मूवमेंट जिनमें ज्यादा होता है, जैसे लिप्स में मूवमेंट होता है, बात करते हैं, तो वहां पे फिलर्स कम लास्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ये एरिया है या इस वाले एरिया में जो कि मूवमेंट्स थोड़े कम है, तो वहां पे मे बी लास्ट फॉर 6 months। लेकिन लिप्स में कम होता है कि मूवमेंट होता है, तो वो रिजॉर्प्शन उनका जल्दी होता है। बट बाय एंड लार्ज सारे फिलर्स 4 to 6 months ही लास्ट करते हैं, फिर दोबारा आपको करवाना पड़ेगा जी। डॉक्टर भंडारी, ये फिलर्स होते क्या हैं? ये हाइलोनिक एसिड होता है जो कि बॉडी में नॉर्मली होता है, उसी को हम डालते हैं। वो फिर हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर थोड़ा फूल जाता है। अच्छा, इसीलिए वो फूल जाता है, तो वो जितने भी ग्रुप्स होते हैं इनको करेक्ट कर लेते हैं। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे बॉडी में और चीजें का रिजॉर्प्शन होता है, इसमें भी रिजॉर्प्शन हो जाता है, तो 4 to 6 months के बाद फिर दोबारा कराने की जरूरत पड़ती है। चेहरे के जिन प्रोसीजर्स की अभी हमने बात की, इन्हें करवाने के अपने कोई लिमिटेशन, कोई कॉशन या कोई एज ग्रुप, किसे कराना चाहिए किसे नहीं कराना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मतलब आई बीन ऑपरेटिंग फॉर द लास्ट 35 years। इन सब चीजों के इंडिकेशन ना चेंज होते जाते हैं, ट्रेंड चेंज होता जाता है सोसाइटी के हिसाब से। आज से 10 साल पहले मुझे ऐसा लगता है, 15 साल पहले जो लोग रियल ओल्ड होते थे वो फेस लिफ्ट करवाते थे। आजकल जमाना बदल गया है। अच्छा। अब यंगस्टर्स भी आने लगे हैं फिलर्स एंड बोटॉक्स के लिए। हम लोग पहले बोटॉक्स और फिलर जो है, जो 50 के ऊपर 60 के आसपास है, उनको लगाते थे। आजकल यंग गर्ल्स भी आते हैं बोटॉक्स और फिलर्स के लिए, क्योंकि प्रोफेशन चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गई जी। तो बल्कि एक तो किसी इंटरनेशनल जर्नल में वन ऑफ द फेमस जो फेस लिफ्ट सर्जन, उसने लिखा था कि आजकल तो इंडिकेशन फेस लिफ्ट में जो स्किन टाइटनिंग, सो फेस लिफ्ट कहते हैं जी। तो कहते हैं आजकल इंडिकेशन तो फेस लिफ्ट का हो गया, इफ यू हैव अ फेस लिफ्ट कैन बी डन। इफ यू हैव अ फेस लिफ्ट कैन बी डन। तो वो क्योंकि इंडिकेशन बदल गए हैं, सोसाइटी बदल चुकी है, वो मतलब क्या कहते हैं, वो पैमाना कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, वो सब बदल गया है। सब चीजें बदल गई हैं, तो अब इंडिकेशंस फर्क हो गए। पर ऑफ कोर्स अगर आप 60 के ऊपर है तो फेस लिफ्ट का वुड बी रियल इंडिकेशंस, क्योंकि तब आपकी स्किन काफी लूज हो गई है, आपके जल्स होने लगे हैं, रिंकल्स आ गए हैं, ग्रूव्स बनने लगे हैं, देयर इज अ रियल इंडिकेशन। पर इफ यू आर 40, 45, 50 के बीच में, तो यूजुअली जो हमारे पास लोग आते हैं वो थ्रेड लिफ्ट कराने के लिए या बोटॉक्स फिलर्स के लिए आते हैं, सर्जिकल इंडिकेशंस के लिए नहीं आते हैं। सर्जिकल के लिए वो जो काफी ओल्ड होते हैं वो लोग आते हैं। जो लोग आपके पास आ रहे हैं उन्हें तो ये नहीं पता कि आप उनको सर्जिकल ऑप्शन देंगे या नॉन सर्जिकल ऑप्शन देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत गूगल करके आते होंगे, लेकिन किस एज ग्रुप के लोग आमतौर पर आपको अप्रोच करते हैं? मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ जी। सारे पेशेंट्स, सारे कैंडिडेट्स हमसे ज्यादा नॉलेज लेके आते हैं। अच्छा। वो थ्रेड बेयर डिस्कशन करते हैं, अच्छा। बोटॉक्स में भी करते हैं, फिलर्स में भी करते हैं, थ्रेड में भी करते हैं। उनको सारी नॉलेज होती है, और वो उसी चीज में कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना, जिसके एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वो सारा पढ़ के आते हैं। और मैं इसको बुरा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है अगर उनको उसके बारे में पता है तो वो हमसे सवाल करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं राइनोप्लास्टी करता हूँ, मैं ब्लेफरोप्लास्टी करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे से आप 100 सवाल पूछिए, ऑपरेशन के बाद एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जितने सवाल पूछने ऑपरेशन पहले पूछिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, गूगल पढ़िए, क्योंकि बाद में पूछेंगे फिर कोई सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि इफ यू आर कन्विंस्ड देन विल गो अहेड। तो आप पढ़ के आते हैं, हमें अच्छा लगता है पढ़ के आएंगे। कुछ लोग कहते हैं गूगल से पढ़ के आते थे, मैं कहता सवाल आप पूछिए, आपने पूछना है जो पूछिए। जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप राइनोप्लास्टी की बात करें तो आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं क्या बना सकता हूँ, दोनों मैच होना चाहिए। फिर आपकी खूबसूरती का क्राइटेरिया और मेरा अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ से तो मिस वर्ल्ड भी बनी, मिस यूनिवर्स बनी, दोनों सुंदर हैं। किसी को कोई अच्छी लग सकती है, किसी को दूसरी अच्छी लग सकती है, तो वो क्राइटेरिया सबका सुंदरता का थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। और वो डिपेंड करता है कि आपका किस एथनिसिटी, किस बैकग्राउंड की सोसाइटी मूव करते हैं, और आपका अपना क्या पर्सनल बायस भी हो सकता है। तो इस वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने क्या सोचा और मैं क्या सब बनाने वाला हूँ, वो अब नहीं मिलेगा तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये हमारा प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कम से कम 3 बार ही कंसल्टेशन लेता हूँ। पहली बार आता हूँ, कहते चले जाओ, दोबारा सवाल पूछना है। 3 बार जब मैं सेटिस्फाई होता हूँ तभी मैं करता हूँ। पेशेंट कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड, मैं कराना चाहता हूँ, मैं नहीं करता अनलेस आई एम सेटिस्फाइड। किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा आते हैं कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए? राइनोप्लास्टी के तो यंगस्टर्स आते हैं काफी। अच्छा। मींस 20 से 30 के बीच में। अच्छा। लेकिन जो बोटॉक्स फिलर्स वाले हैं वो यूजली 50 के अराउंड होते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी 45-55 के बीच में होते हैं। फेस लिफ्ट वाले थोड़े ओल्डर पेशेंट्स आते हैं। महिलाएं ज्यादा आती हैं? महिलाएं ज्यादा आती हैं। ज्यादा महिलाएं डेफिनेटली ज्यादा आती हैं। ओके, यानी ये परसेप्शन गलत नहीं है। महिलाएं डेफिनेटली ज्यादा आती हैं। जी। क्या शादी के आसपास के एज ग्रुप में शादी करवानी है या शायद मैरिजेबल एज है, उस समय में ज्यादा लोग आते हैं? कॉस्मेटिक वाले कम आते हैं, रिकंस्ट्रक्शन वाले शादी के एज में ज्यादा आते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड है या कान ही नहीं है, नाक नहीं है या लिप में डिफॉर्मिटी है। कॉस्मेटिक वाले शादी के टाइम पे थोड़े कम आते हैं। अच्छा। लेकिन आप तो वैसे आप ये मानेंगे आजकल बच्चे शादियां बहुत लेट लेट करते हैं। तो यूजली 30 के बाद लोग शादियां करते हैं जी। और हमारा जो कैंडिडेट्स पेशेंट्स होते हैं वो 20-30 के बीच में होते हैं। तो शादी से मैं उतना रिलेशन नहीं मानता, क्योंकि आजकल तो शादियां तो काफी लेट हो रही हैं। जी। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज की आपने बात की डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आमतौर पर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज की फिर जरूरत पड़ जाती है? देखिए, कुछ तो मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो ऑन्को सर्जन ऑपरेशन करके चीजों को निकालते हैं, फिर हमने उसको दोबारा बनाना होता है। तो जैसे अगर कैंसर चीक का है, पूरा जबड़ा हमने निकाल दिया, तो अगर उसको दोबारा नहीं बनाएंगे तो पेशेंट खाएगा कैसे? उसको देखने में भी बहुत घासली लगेगा, तो ही और शी कैन नॉट मूव इन द सोसाइटी। तो उसको तो बहुत ही जरूरी है कि बनाना ही है। तो जैसे कैंसर है, या आपने कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट निकाल दिया, तो फीमेल को ना वो फेमिनिटी से कांटेक्ट करते हैं कि अगर एक ब्रेस्ट नहीं तो उनको लगता है कुछ चीज कम हो गया है, वो बहुत जरूरी है। तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब ब्रेस्ट का मातृत्व से भी लेना देना है, कॉस्मेटिक से भी लेना देना है, तो उनको ऐसा लगता है कुछ चीज अधूरा है। तो जैसे कैंसर ब्रेस्ट होता है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन को लगता है बहुत जरूरी है, उनकी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। कैसे किया जाता है ब्रेस्ट एनहांसमेंट प्रोसीजर? अगर तो स्किन वहाँ पे नॉर्मल है, बहुत लेट स्टेज में नहीं आया, स्किन नॉर्मल है, तो हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल के बना देते हैं, वो सिंपल प्रोसीजर होता है। लेकिन हमने अगर काफी बड़ा टिश्यू निकाल दिया है तो पेट में जो फैट होता है एक्स्ट्रा, वहां से फ्लैप लेकर के या पीठ के पीछे से वहां से फ्लैप लेके बनाते हैं और फिर उसमें भी इम्प्लांट डालना पड़ता है। तो कई तरीके होते हैं, डिपेंड करता है कितना वहां पे डिफॉर्मिटी रही है, और कोशिश की जाती है कि दूसरे ब्रेस्ट के जैसे ही बने। निपल एरियोला भी बनाया जाता है, तो नॉर्मल ब्रेस्ट। तो जो ऐसा कैंसर है बहुत जरूरी है रिकंस्ट्रक्शन करना, ब्रेस्ट है सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे कान है, जो बच्चे हैं उनको बड़ा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन होता है, बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें इसलिए भी जरूरी होती है कि वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है बच्चे को, बहुत ज्यादा स्कूल नहीं जाते। एक बच्ची थी, वो बहुत छोटी थी, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, उसकी नाक बहुत दबी हुई थी, इस वजह से। तो 5th में शी स्टॉप गोइंग टू स्कूल। हम लोग राइनोप्लास्टी 18 साल से ऊपर करते हैं, क्योंकि नाक में ग्रो करना होता है, पर उसका इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो स्कूल जाना बंद कर दिया था। तो हमने उसका करना पड़ा, हमने सेप्टम नहीं छेड़ा जो जरूरी नहीं था, तो हमने कान से लेकर के उसकी नाक ठीक करी एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। ब्रेस्ट एनहांसमेंट सर्जरी वन टाइम प्रोसीजर है, एक ही बार में कर दिया जाता है? जी हाँ, वो तो एक बार में ही हो जाता है, इम्प्लांट्स डाल देते हैं। पर उसमें हम ये देखते हैं कि जो कंपनी होती है, और उसमें ये कहा जाता है कि 10 इयर्स के बाद में रिव्यू करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो हो सकता है उसको चेंज करने की जरूरत पड़े। और काफी कैंडिडेट्स या पेशेंट्स जिन्हें आप कह लीजिए, वो कुछ टाइम के बाद और चेंज करवाने के लिए आते हैं, कई लोग तो फिर और बड़े डलवाने के लिए आते हैं। अच्छा। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो चेंज करवाने के लिए भी आते हैं, ये और साइज ज्यादा चाहिए। फेस की जो सर्जरीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें किसी तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? कई बार हमने देखा है बोटॉक्स के बाद लोग शिकायत लेकर आते हैं। अगर नहीं, वो हो सकता है अगर आपका इंजेक्शन किसी गलत जगह लग गया है तो टोसिस हो सकती है, मतलब आईलिड ग्रूव कर सकती है, या आईब्रो में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो वो जो इंजेक्शन लगा रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप उसी डॉक्टर के पास जाएं जो वेल क्वालिफाइड हो। और जैसे प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है, MBBS, फिर MS सर्जरी, उसका 3 इयर्स का कोर्स होता है, MCH या DNB का। तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसी के पास जाना चाहिए। मैंने देखा आजकल कुछ लोग जो क्वालिफाइड नहीं है
उन लोगों से भी लोग बोटॉक्स और फिलर्स लगवा देते हैं, वो शायद गलत ब्यूटी पार्लर्स में बोटॉक्स लगने लगा, वो तो बहुत ही गलत है। उसमें फिर गलत इंजेक्शन लग सकता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड के पास जाएंगे तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वंस इन मिलियंस तो किसी में भी कुछ हो सकता है। क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है जब फेस पर कोई प्रोसीजर कराया जाता है उसके बाद के कुछ दिन? हाँ, उनको बताया जाता है, जैसे बोटॉक्स हम लगाते हैं उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन, कभी हफ्ता भी लगता है। फिर उनसे कहा जाता है कि मसाज नहीं करना है क्योंकि इंजेक्शन जो लगाए वो फैल सकता है किसी और जगह में। बोटॉक्स में नहीं करना होता है, फिलर्स में नहीं करना होता है, ये ध्यान थोड़े रखने होते हैं कि जिससे वो स्प्रेड ना हो जाए तो वो डिफॉर्मिटी कर सकते। कितने दिन तक इस तरह की एहतियात बरतनी होती है? ये 4 to 5 डेज। 4 to 5 डेज। डे लाइट में जाने को लेकर भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं? वो अगर हमने जैसे लेजर्स करवाया हुआ है तो लेजर रीसर्फेसिंग जैसे कहते हैं, या पोस्ट एक्नी मार्क्स होते हैं, जैसे चेहरे पे पिंपल्स के बाद एक्नी मार्क्स होते हैं, हम रीसर्फेसिंग करते हैं लेजर से। तो उसमें हम 4 to 6 वीक्स में धूप को अवॉइड करने को कहते हैं। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लैक होने के चांस रहते हैं, कलर डार्क हो जाता है, तो सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज को अवॉइड करने की जरूरत होती है। और अगर बहुत जरूरी है तो ढक के जाएं या फिर सनस्क्रीन लगा के जाएंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ओके। लेजर अब्लेशन किस केस में किए जाते हैं, क्या उनसे क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती हैं? लेजर की कई इंडिकेशंस हैं। एक तो बेसिकली मैंने जैसे बताया पोस्ट एक्नी मार्क्स हैं या स्कार्स हैं, उस पर किया जाता है। और कभी कभी आपने देखा कुछ जन्म से थोड़ा सा ब्लैक पैच हो जाता है, या टैटूज होते हैं, लोग बनवा लेते हैं, इनमें होता है। लेकिन टैटूज में हमने ये देखा कि 100% नहीं निकलता है, लेकिन बहुत लाइट हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि टैटू बनवाने से ज्यादा मुश्किल उसे निकलवाना है। बहुत मुश्किल होता है। वैसे हम लोग लेजर जो देते हैं तो पिगमेंट्स उनको एब्जॉर्ब करता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन 100% होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा एक फेंट सा रहता है। वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द लेजर तो है ही टैटू निकलवाना है। बाकी फेस में जो सिंस बर्थ जैसे लाइट ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर, रेडिश का हम लोग कहते हैं, होट पॉइंट स्टेन हेमेंजियोमा होता है या कुछ डिस्कलरेशन होते हैं, उसमें बट उनका बहुत अच्छा रोल, लेजर का बहुत रोल है। पोस्ट एक्नी मार्क्स में बहुत अच्छा रोल है। क्या किया जाता है लेजर में और लेजर कैसे हटाया जाता है? लेजर बहुत तरीके के होते हैं, CO2 लेजर, ND-ACT, बहुत टाइप के लेजर होते हैं, हर चीज का अलग अलग इंडिकेशन जी। उसमें करते क्या है प्रोसीजर में? लेजर तो एक तरीके की लाइट होती है जी। तो जब लेजर स्किन के ऊपर डाला जाता है तो कुछ चीजें होती हैं जो लेजर लाइट पे एब्जॉर्ब करती हैं। तो जैसे हमारे शरीर में वाटर है, वो एब्जॉर्ब करता है, तो जहां जहां वाटर वो उस एरिया को बर्न कर देता है। जैसे हीमोग्लोबिन है वो एब्जॉर्ब करता है, जो हेयर है उसके जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें मेलानिन होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो चेहरे पे जैसे अनवांटेड हेयर्स होते हैं फीमेल में, उसको भी लेजर से निकाल सकते हैं। तो जब लेजर की लाइट डाली जाती है तो वो मेलानिन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो बर्न आउट हो जाता है। तो बेसिक एम यही है कि लेजर के अलग अलग टाइप के अलग अलग डेप्थ्स होते हैं। कुछ लेजर बिल्कुल ऊपर ऊपर जाते हैं, कुछ बहुत नीचे तक चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपने कितने डेप्थ तक बर्न करना है। जैसे ऊपर ऊपर करना है तो वो लेजर डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, और काफी नीचे जाना है तो उसकी डेप्थ का पेनिट्रेशन फर्क होना चाहिए। फिर बहुत कॉम्बिनेशन होता है कि कितने सेकंड्स के लिए देना है, कितना उसका पावर देना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से करना होता है। तो डिफरेंट टाइप के लेजर्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, तो हर एक के अलग अलग इंडिकेशन है। अनवांटेड हेयर के लिए लोग फेस के लिए लेजर अक्सर ऑप्ट करते हैं, एक सिटिंग में काम हो जाता है या ये डिपेंड करता है? नहीं, एक सिटिंग में कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे हेयर की ग्रोथ के 3 स्टेज होते हैं, एनाजन, केटाजन, टीलोजन। एक तो रेस्टिंग फेज होती है, एक ग्रोइंग फेज होती है। तो जब ग्रोइंग फेज वाला हो तो हेयर वहां पे मेलानिन है, वो उसको एब्जॉर्ब कर। जो रेस्टिंग फेज है उसमें तो वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो 1 महीने बाद रेस्टिंग फेज वाला फिर दोबारा से आएगा। तो इसका मतलब कि एवरी मंथ उसको करना पड़ेगा। यूजुअली 5 to 6 सिटिंग्स की जरूरत होती है, यानी 5 से 6 महीने वो प्रोसीजर चलेगा। 4 to 6 वीक्स का डिफरेंस होगा, 5 से 6 महीने का। ओके। एक बार ये 5 से 6 महीने का प्रोसीजर हो गया, उसके बाद फिर दोबारा आने की जरूरत जो बर्न हो गया है हेयर फॉलिकल्स वो दोबारा नहीं आएंगे। तो बाय एंड लार्ज अगर आप 100%, मैं नहीं कहूंगा, तो 90 to 95% तो वो निकल जाते हैं। और जब स्किन टोन को इवन करने के लिए, जैसे आपने कहा पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स है, उनके लिए जब लेजर किया जाता है उसमें कितना समय लगता है? उसमें डाउन टाइम वैसे बहुत कम होता है, पर हम ये कहते हैं कि एक बार जब शुरू में जब भी स्किन टोन के लिए करते हैं तो शुरू में हम कहते हैं इन्फ्लामेशन होता है, तो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, तब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा कलर टेक्सचर बेटर हो जाता है। तो 4-5 दिन, हफ्ते बहुत अच्छा लगता है, फिर वो ग्रेजुअली चेंज होता है। तो यूजुअली 4 to 6 वीक्स इज द टाइम कि जो एक्चुअली इफेक्ट
लेजर का आया है वो आपको पता लगेगा। इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ा सा खराब होगा, फिर ठीक होगा। तो ग्रेजुअली 4 to 6 वीक्स में उसका रिजल्ट आपको लगेगा, दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज गोइंग टू बी परमानेंट। तो डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कभी कि लोग एक स्किन टोन की फोटो लेकर या बॉलीवुड अभिनेत्री की फोटो लेकर आपके पास आए कि ऐसी स्किन टोन मुझे चाहिए या ऐसी नाक चाहिए? हर बारी अधिकतर पेशेंट्स जो फेस लिफ्ट के लिए, राइनोप्लास्टी के लिए, ब्लेफारोप्लास्टी, स्पेशली राइनोप्लास्टी वाले तो फोटो लेके आते हैं, मुझको ऐसी नाक चाहिए। माय गॉड। और मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी नाक इम्प्रूव हो सकती है, आपके पास एक मकान है, उसकी दीवारें हैं, तो दीवारों को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, दीवारों का शेप मकान का चेंज हो सकता है, नया मकान तो नहीं बन सकता। तो दीवारों को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, उसकी रूफ को बदल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन नया मकान तो नहीं बन सकता। जगह तो वही रहेगी। तो उनको ये समझना होगा कि हम इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नई चीज नहीं बन सकती। लेकिन उनके मन में ये होता है, आपने बहुत पिक्चर में देखा होगा कि पूरी हीरोइन ही बदल जाती है, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी किसी पेशेंट में नाक बहुत बदल जाती है। अगर हम किसी पेशेंट की नाक पूरी बदल दें, उसकी ब्लेफारोप्लास्टी भी कर दें, उसको फिलर्स भी लगा दें, बोटॉक्स लगा दें, चिन इम्प्लांट डाल दें, तो शक्ल बहुत बदल जाएगी। लेकिन रहेगी वो बिल्कुल हीरोइन दूसरी नहीं होगी, लेकिन हाँ शक्ल काफी बदल जाएगी। काफी बदल जाएगी। ओके। एक परसेप्शन ये भी है डॉक्टर भंडारी की आमतौर पर जो एलीट क्लास है वो इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए जाती है। आपका अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं आपको बताऊं, मैं पहले मौलाना मेडिकल कॉलेज में था, लोकनायक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे तो लोअर और मिडिल क्लास के भी आते थे, अधिकतर वही आते थे, अपर क्लास के भी आते थे। लेकिन प्राइवेट में क्योंकि पेमेंट करनी होती है, तो प्राइवेट में थोड़े अपर क्लास वाले ही आते हैं क्योंकि पेमेंट करनी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सारे लोग आते थे, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए भी आते थे, सारे ही लोग आते थे। अच्छा। मतलब ब्लेफारोप्लास्टी के लिए भी आते थे, राइनोप्लास्टी के लिए, फेस लिफ्ट के, सभी लोग आते थे। फर्क इतना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे 2 साल की वेटिंग होती थी, यहाँ पे वेटिंग कम होती है, बिकॉज यू हैव टू पे। ये फर्क है जी। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को अगर वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स खूबसूरती के लिए करवाना चाह रहा है? आप क्या उसको सलाह देंगे? पहली बात तो है कि उसको ये सोचना है कि उसको वाकई जरूरत है कि नहीं, क्योंकि किसी में भी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होने के चांस तो रहते हैं, चाहे वो बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा चांस तो हो सकता है। तो पहले तो ये कि वाकई उसको जरूरत है, कितना इंक्लाइंड है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप एक्सपर्ट के पास में जाइए। और मैं ये मानूंगा कि डिजिटल वर्ल्ड है, आप उनकी वेबसाइट जाके अंदाज नहीं लगा सकते कि वो डॉक्टर अच्छा है या बुरा है। अगर उन्होंने जिस पेशेंट्स का ऑपरेशन किया हुआ उनसे डायरेक्टली पता लग सके, तो शायद आपको ज्यादा अंदाज होगा कि सर्जन कैसा है, क्योंकि वेबसाइट से पता करना बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में सर्च इंजन है गूगल का, मैं बहुत सारी राइनोप्लास्टी करता हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में अपना डाला हुआ नहीं है, तो मेरा नाम नहीं आएगा। जो कल एमसीएच करके आया है, क्योंकि वो इससे वेल वर्स्ड है, कंप्यूटर से ज्यादा वेल वर्स्ड है, उसका नाम पहले आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो उसके पास चले जाए जिसने कभी नहीं करा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन एक्सपर्ट है उस क्षेत्र में, और ये जरूरी है कि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मेरी किसी फील्ड में हो सकता है एक्सपर्टीज हो, तो ये जरूरी है कि वो सही एक्सपर्ट के पास जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिले। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें आपको एक टीम की जरूरत होती है। उसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक FUE होता है जिसमें एक एक बाल निकालते हैं और फिर लगाते हैं, और एक होता है स्ट्रिप मेथड जिसमें एक स्ट्रिप निकाल लेते हैं, और फिर उस स्ट्रिप को हमारे 5-6 असिस्टेंट होते हैं, वो एक एक करके बाल निकालते हैं और फिर हम उसको लगाते हैं। तो मतलब ये टीम वर्क है, और आपने 4000 बाल लगाने, 6000 लगाने, तो 4 से 6 से 8 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कितने सारे लोग हैं। तो ये लंबा प्रोसीजर है, और इसमें भी ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन किस डायरेक्शन में डालना है, कितनी डेप्थ में डालना है, कितने आपने लगाए, कितने सक्सेसफुल होंगे, इसलिए इसमें भी एक्सपर्टीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ओके। अगर कोई इंसान पूरी तरह से बॉल्ड है और वो आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आता है, कितना समय उसे लगेगा, और फिर क्या संभव है उसका पूरी तरह से ट्रांसप्लांट करना? आप ये देखेंगे जो लोग बाल्ड होते हैं तो उनके कान के बीच के ये वाला स्ट्रिप ना हमेशा बचा होता है,
वेरी रेयरली आप देखेंगे कि पूरा पूरा बाल्ड होगा। तो जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे बाल बचे होते हैं, तो वहां से बाल लेके लगाए जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके वहां पे भी बहुत कम बाल होते हैं, तो बियर्ड से भी लिए जा सकते हैं, चेस्ट से, शरीर की दूसरी जगह से भी बाल बीच में लेके डाले जा सकते हैं। मुश्किल प्रोसीजर है लेकिन किया जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने बालों की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है 2 या 3 सिटिंग की जरूरत पड़ेगी, एक बार में 6000 डाल दिया, 8000 डाल दिया, बाल डाल दिया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो एक सिटिंग में भी हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब महिलाएं ज्यादा आती हैं, पुरुष ज्यादा? पुरुष ज्यादा। महिलाएं तो बहुत कम आती हैं लेकिन पुरुष ज्यादा आते हैं। वो भी मैरिजेबल एज के आसपास? वो तो यंगस्टर्स ही होते हैं, उनको बड़े डिप्रेशन होता है कि बाल हमारे निकल गए, तो वो मुझे लगता है बालों की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है बच्चों। तो यंगस्टर्स बहुत आते हैं, जैसे उनके बाल कम होने लगते हैं सबसे पहले वो यही देखते हैं कि हेयर ग्राफ्टिंग की करानी है, क्या करना है। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं उन्हें किन किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए? कितना समय लग सकता है, कितना पैसा लग सकता है और रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं? पैसा तो मैं बताना मुश्किल है कि पैसा तो हर जगह हर एक का अलग अलग रेट्स होते हैं। कॉफी तो 10 रुपए की भी आती है, 200 रुपए की भी आती है, डिपेंड करेगा कि एक्सपर्ट कैसा है। यूजली ना 9 months to 1 year होता है जो रियल रिजल्ट आप देखेंगे कि अब ये ग्रोथ होकर के आ गई है। बाकी उसमें कुछ प्रिकॉशन बताए जाते हैं कि जब आप हेयर ग्राफ्टिंग होगी कुछ दिन आपने हेयर वॉश नहीं करना है, फिर आपने शावर से लेना है, जोर से रब नहीं करना है, कुछ दवाइयाँ उनको बताई जाती हैं उसमें लगाना, जैसे हेयर ग्रोथ में फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये देखना होता है कि जब हेयर ग्राफ्टिंग करते थोड़ी कुछ दिन स्वेलिंग रहती है, आईज के राउंड भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। तो वो सब चीजें पहले बताना होता है कि हाँ इतने टाइम आपका लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 1 महीने बाद ही कहते हैं कि बाल तो आए नहीं। तो वो कुछ फेज के बाद वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। तो इट इज 9 months to 1 year when you एक्चुअली गेट द रिजल्ट की हेयर ग्राफ्टिंग में क्या हुआ। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी तो आम है, हम लोग अक्सर उसके बारे में सुनते भी हैं। एक्सीडेंट में कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए उसकी सर्जरीज भी हम जरूर सुनते हैं, लेकिन वर्जिनिटी की रेस्टोरेशन के लिए भी सर्जरीज करवाई जाती हैं और उसके लिए भी लोग डॉक्टर्स तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भंडारी, कितना कॉमन है महीने में, 6 महीने में कि ऐसे लोग आपके पास आते हैं? बहुत कॉमन तो नहीं है पर वी डू गेट पेशेंट्स, दे डू कम अक्रॉस। और मेरी समझ से आप भी मानेंगे सोसाइटी हमारी थोड़ी ओपन हो गई है, नॉट एग्जैक्टली लाइक द वेस्टर्न, लेकिन ओपन हो गई है। प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशंस लोगों के होने लगे जी। और व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स जिनसे उनके रिलेशंस नहीं थे, तब उनके मन में शायद ऐसा लगता है कि उनको ना पता लग जाए, क्योंकि ऐसा उनके मन में आता है। तो फिर वो रेस्टोरेशन ऑफ वर्जिनिटी ले आते हैं, उसको हम हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। तो काफी ऑब्वियसली ये सब यंगस्टर्स ही होते हैं और उनके क्योंकि मन में शायद कहीं ऐसा था, इसलिए वो कराने के लिए आते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ वर्जिनिटी पॉसिबल है? वर्जिनिटी का मतलब होता है कि मतलब साधारण भाषा में कहें कि हाइमेन एक मेम्ब्रेन होती है जो अगर ये माना जाता है कि फिजिकल रिलेशन ये तो इंटैक्ट होता है। वैसे तो ये माना जाता है कि अगर आपने हॉर्स राइडिंग करी है, एक्सरसाइज करनी है, जिमनास्ट करें तो उसमें हाइमेन जरूरी नहीं कि इंटैक्ट ही हो, लेकिन एक फीलिंग लोगों की सोसाइटी में कि हाइमेन इंटैक्ट होता है एंड व्हेन यू हैव अ फर्स्ट फिजिकल रिलेशन तो उसमें ब्लीड करना चाहिए। तो जिसने क्योंकि प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशन, तो अगर उसके मन में कहीं पे ऐसा है कि मेरे पार्टनर को शायद ये पता ना लग जाए, तो वो करवाने के लिए आते हैं। तो हम वहीं के टिश्यूज जो होते हैं उसी से लेकर हाइमेन को बनाते हैं, सो दैट व्हेन यू हैव रिलेशन द फर्स्ट टाइम तो इट विल ब्लीड अ लिटिल बिट, तो दे गेट ए फीलिंग कि ये वर्जिन है, कभी इन्होंने किसी से के रिलेशंस नहीं गिराए हैं। ओके, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, वन टाइम होता है? ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है और करने के बाद में पेशेंट को भेज देते हैं। पर यू हैव टू बी केयरफुल कि विद इन 4 weeks में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम टू हील। तो अगर मैरिज जब होती है, बच्चे जो भी हमारे पास लड़कियां आती हैं तो हमसे कहते हैं कि मैरिज से 4-6 हफ्ते पहले आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, और उतना टाइम में वो हील हो जाता है एंड गेट ए फीलिंग कि हाइमेन इंटैक्ट है। ओके, और ये अगर मैं आपसे पूछूं सोशली किस क्लास के लोग ज्यादा आ रहे हैं? मतलब आपको ये सोच के आश्चर्य होगा कि हर क्लास के लोग आते हैं। मिडिल क्लास के भी आते हैं, अपर क्लास के भी आते हैं। हमको एक मन में ऐसा लगता है कि अपर क्लास को शायद फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हर क्लास के ही आते हैं। वो जरूर है कि कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन आते हर क्लास के लिए।
ये शायद मन के चोर की वजह से ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये सब्र का काम भी है। अगर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है तो धैर्य रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, सही हाथों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस खूबसूरती के चक्कर में आप पहुंचे हैं उससे कहीं ज़्यादा हालात ख़राब ना हो जाएं। इसलिए बाजार बहुत बड़ा है, जैसे डॉक्टर भंडारी ने कहा, गूगल पे सब कुछ मिलेगा ज़रूर, लेकिन असलियत जाने बिना आप खासतौर पर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर्स के लिए भी ऐसे ही सिर्फ गूगल ज्ञान के भरोसे ना जाएं। कम से कम पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों का जानें और उसके बाद ये तय करें कि आपको कहाँ जाना है और असल में आपकी जो ज़रूरत है वो कितनी जायज़ है। खूबसूरती की दुनिया बहुत बड़ी है और हम चाहेंगे कि आप अपनी स्किन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, लेकिन अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपको परेशानी है तो डॉक्टर्स आपके लिए हाजिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर जितने भी सवाल हैं आप हमें भेज सकते हैं, हम डॉक्टर्स के जरिए उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।